आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश कुमार कुंद्रा जी। एक शख्स कई रंग, पॉलिटिशियन, समाज सेवी, यूथ लीडर, एक्टर, जो भी कहा जाए उनके लिए कम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। जैसा कि मैंने कहा, शख्स एक रंग कई। एटीएल चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगी जो दर्शक आज आपसे पहली बार जुड़ रहे हैं, थोड़ा आप अपने बारे में उनको बताएं कि एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ और किस तरीके से आपका राजनीति में आना कैसे हुआ। देखिए, जब इंसान धरती पे पैदा होता है तो उसका कोई फील्ड पर्टिकुलर नहीं होता है, लेकिन ये तय है कि जो धरती पे पैदा होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हम प्रेरणा हर इंसान से ले सकते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कि कण कण में ईश्वर है। तो हम इंसान को ईश्वर मान के उनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सारे फील्ड्स में मैं एक साथ आया। और राजनीति की बात करें तो राजनीति के माध्यम है सेवा करने का, और उस सेवा करने के लिए अभी जैसे हम लोग सोशल के थ्रू, उड़ान के थ्रू हम लोग अपना सोशल वर्क करते हैं। तो हमारी उड़ान जो है, जितने भी जो पुअर पीपल्स हैं, लिटरेटेड हैं, सबको हम लोग हेल्प करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके हमसे बन पड़े हम करते हैं। उसी के माध्यम से हमने सोचा कि क्यों नहीं एक अगर सत्ता के साथ जुड़ के लोगों की सेवा की जाए, तो हमने वो डिसाइड किया और इसको ज्वाइन किया। और कोशिश करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, दलदल है, तो डेफिनेटली उसको साफ़ करने के इरादे से आए हैं कि कहीं ना कहीं सुधार हो और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए, जनता की सेवा हो सके। पॉलिटिशियन बनने का सफ़र कौन से ईयर से आपका शुरू हुआ? देखिए, पॉलिटिशियन शायद कहते हैं ब्लड में ही है, क्योंकि मेरे नाना जी दिल्ली से कांग्रेस सरकार में रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। फिर हमारे पिता सरपंच साहब रहे हैं, और लगातार चला जा रहा है। और लगातार मैं 10-12 साल से अभी खुद सक्रिय देख रहा हूँ। राजनीति एक्चुअली लोगों ने इसको एक बहुत अलग विषय बना दिया है। राजनीति का मतलब राज बनाने की नीति होती है। अब उसके लिए सत्ता में शामिल होना पड़ता है। जो लोग अपने आप को आजकल राजनेता कहते हुए घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं एक्चुअली राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति माध्यम है, जैसे कि हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जनता के द्वारा तो है, लेकिन जनता के लिए नहीं रहा, क्योंकि उस जनता के लिए जो वोट देती है, उस जनता के लिए रूल्स बनाने वाले कौन लोग हैं? वो पॉलिटिशियंस हो गए। अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो जनता के लिए बनाने वाले रूल्स नहीं होते हैं, बिकॉज कौन जनता को इन्वॉल्व करता है उनके लिए? मेरी एज 50 साल हो गई, और 50 साल की एज में मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो चीज़ बताने वाले कौन हैं? किसानों को क्या क्या चाहिए, कौन बताने वाला है? बंद कमरे में, ऐसे रूम में बैठ के वो लोग किसानों के लिए रूल्स बनाते हैं, जिनको पता नहीं कि बाजरा कब होता है, कैसे होता है, गेहूं का पेड़ कैसा होता है, कब लगता है। तो जब उनको पता ही नहीं है, तो आप सोचिए उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? नथिंग। तो डेफिनेटली अगर राजनीति में है, और राजनीति में मेरा जो आने का मकसद था वो यही था कि हम लोग इसमें आके, अगर जनता जनार्दन ने मौका दिया कहीं किसी स्टेज पे, तो डेफिनेटली हम सुधार करेंगे उस चीज़ में। पिछले 2018 के चुनाव में आपने किस तरीके से भूमिका अपनी निभाई थी? देखिए, 2018 में मैं बहुजन समाज पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और जब वो जिम्मेदारी मुझे दी गई तो कोशिश की कि उसमें मैं सुधार कर सकूं। भाजपा कांग्रेस का हमारा गढ़ रहा है अलवर ज़िला, और अलवर ज़िले में बहुत सारे लोग जो है उनको मैं साथ लेके आया। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे उनको मैं साथ लेके आया, और हमने कोशिश की कि हम लोग सुधार कर सकें। तो 2018 में एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छे समीकरण बनाए गए। जनता ने हमारी सुनी, बिकॉज हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, सोशल वर्क के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं। जनता जनार्दन ने उतना प्यार दिया, और 2018 में रिजल्ट आया कि 2 बसपा विधायक यहाँ से निकल के आए, और 5.5 लाख समथिंग वोट यहाँ से निकल के आए। तो बहुत अच्छा प्यार मिला, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। और अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं जनता के लिए जितना हो सकेगा मुझसे बन पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगा। सर, बसपा के लिए इतना कुछ करने के बाद आखिरकार पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए, पार्टी छोड़ने की नहीं, एक्चुअली क्या है कि राजनीति में और लोकनीति में मेजर डिफरेंस होता है। और मुझे लोकनीति ज़्यादा पसंद है, राजनीति पसंद नहीं है। मैं खुले में कहता हूँ कि मुझे राजनीति नहीं आती है, मैं लोकनीति में विश्वास करता हूँ। लोकनीति जनता के लिए काम करती है, और राजनीति सिर्फ नेता और पार्टी के लिए काम करती है। तो मेरा जो सिस्टम होता है, मैं जनता जनार्दन के लिए काम करता हूँ, और जो लोग पॉलिटिशियन अभी हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं। तो डेफिनेटली मैं पार्टी के लिए तो किसी के लिए काम कर नहीं सकता।
तो मुझे जनता के लिए काम करना है, जनता के बीच में रहना है, तो जाहिर सी बात है मुझे पार्टी से इतना लगाव नहीं होता है जितना जनता से है और जनता के में रहने वाले लोगों से है। तो डेफिनेटली पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए जनता मायने रखती है। लेकिन जनता की सेवा करने के लिए किसी न किसी पार्टी से आई थिंक जुड़ना ज़रूरी होता है, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए क्या होता है, आज के टाइम में एक बड़ा पेचीदा विषय है ये। मैं आपको बताता हूँ, लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी टिकट कट जाएगी, है ना। तो जो भी पॉलिटिशियन आज के टाइम में जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो हो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों, कहीं ना कहीं पैसे का बोलबाला सबको होता है, लेकिन वो खुले मंच पे कह नहीं पाते हैं, होता सब में है। अब मैं जनता जनार्दन से इस आपके मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि इस प्रश्न को जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोचे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक सीट किसी भी पर्सन ने, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने पैसा दे के उसको टिकट को खरीदा, तो क्या वो टिकट, पार्टी की टिकट उसने जो खरीदी बंदे ने, वो सिर्फ टिकट थी क्या, या वो वोट बैंक था जो पार्टी के पीछे अंधभक्त होकर लगता है? उनको लगता है कि किसी भी पार्टी में 20 से 30 हज़ार वोट ऐसे ही मिल जाते हैं, इसीलिए उस पार्टी की टिकट के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। यार इतना पैसा दे दो, 20-30 हज़ार वोट तो आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, मेरी अपील है कि जनता ये सोचे कि पार्टी के पीछे भागना छोड़ दें, अच्छा व्यक्ति चुने, सच्चा व्यक्ति चुने जो उनके लिए काम कर सके, देश हित के मुद्दों पे काम कर सके, जनता के मुद्दों पे काम कर सके। क्योंकि टिकट नहीं बिक रहा है, एक्चुअली वो वोट बिक रहे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, किसी को भी मर्जी आप टिकट दे दो। तो वो लोग पर्सन को देख ही नहीं रहे ना। और जब तक राजनीति में सुधार नहीं आ सकता, जब तक व्यक्ति खुद चुनाव नहीं कर सकता किसी अच्छे व्यक्ति का, तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो राजनीति में जो आज के समय में जैसे जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, लोगों के मतलब जनता के मुद्दे तो है ही नहीं, किसी अन्य ऐसे ऐसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं जो जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको एक साथ लाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके मन से अपील करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को दूर भगाएं और सच्चे अच्छे नेताओं को आगे लेकर आएँ। चुनाव में सर ज़्यादा समय नहीं बचा है, 6 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि राजनीति में सुधार लाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए क्या चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं इस बार आप? देखिए, जब भी लोग सोचते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी अगर मौका मिलेगा और सत्ता के साथ जुड़ने का या लोगों के लिए काम करने का जनता जनार्दन मुझे मौका देगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम आगे आएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मैं लोकनीति में विश्वास करता हूँ, राजनीति में विश्वास नहीं करता। राजनीति में बहुत उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, जोड़ तोड़ लगाने पड़ते हैं, कि लोगों को पता नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन भरे पड़े हैं जिन्होंने इतने क्राइम किए हैं और आज वो अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। खुद कहते हैं कि, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए इस पॉलिटिक्सन का सिस्टम कैसे ख़राब होता जा रहा है और जनता उन पर सोचती नहीं है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि एनसीपी पार्टी ने 17,000 करोड़ का घोटाला किया, ठीक है। तो शरद पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र सरकार में। अब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ मंच शेयर करेंगे। अब आप सोचिए कि मतलब क्या औचित्य रह गया उस कथन का कि 17,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को हम चक्की पिसवाएंगे। अब आपने उसको सरकार में शामिल कर लिया। सरकार में शामिल करने के बाद आप सोच सकते हैं कि आप उनके साथ बैठ के सारी चीज़ मंच शेयर कर रहे हो, एक साथ बात कर रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो सर क्या फ़र्क रहा फिर? मतलब किसी भी इतने बड़े पद पे रहने का, इतने बड़े पद पे बैठ के आपको विचार शेयर करने का। जनता आपको सेलिब्रिटी मान के आपका काम करती है, जनता आप पे विश्वास करती है, इसलिए आपको 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया। तो एक्चुअली सिर्फ एक प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल नहीं है, मैं सिर्फ एक नेता को टारगेट कर रहा हूँ। कोई भी नेता हो सकता है, किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है। तो ऐसे नेताओं को मेरे हिसाब से थोड़ा सा जनता को सावधान रहना चाहिए और जनता को अच्छे और सच्चे नेता को चुनना चाहिए। गहलोत सरकार में अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि अलवर हमारा शहर है, मैं अलवर की ही पहले बात करना चाहूँगी, आपको कितना विकास नज़र आया यहाँ पर? देखिए, विकास जब सरकार बनती है तो उसका दायित्व बनता है कि जनता के लिए काम करे। अब जनता जनार्दन के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को एमएलए और एमपी साहब अपने अपने सदन में पहुंचाते हैं और उसके ऊपर काम होते हैं। अलवर में काम हुए हैं, लेकिन जिस पैमाने पे काम होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले प्रोजेक्ट अलवर में आए थे वो बंद हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होनी चाहिए थी एक्चुअली। मैं अगर आपके मन से सवाल करूं जनता जनार्दन से कि आज़ादी को लगभग हमारे 75 साल से ऊपर हो गए, ठीक है। 75 साल से ऊपर होने के बाद भी ऐसी क्या मजबूरियां रही इस देश के नेताओं की
कि आज गांव में रोड नहीं है, गांव में पानी नहीं है, और कुछ गांव तालुर के मैं ऐसे बता सकता हूँ स्वयं हमारे मंत्री जी के क्षेत्र में जहाँ पर लाइट तक नहीं पहुँची है। बड़े छाती चौड़े होकर बोलते हैं वो मन से कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ लाइट नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पानी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, अगर उनको नहीं पता कि कौन सा गांव में नहीं, उन्हीं के क्षेत्र में ले जाकर उनको दिखा सकता हूँ कि लाइट नहीं है इस गांव में, फिर क्या करेंगे। तो सीरियसली मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पहले कहा कि मैं पार्टी में बिलीव नहीं करता किसी में भी, मैं सिर्फ क्षेत्र की जनता और मुद्दों की बात करूँगा। तो हमारे यहाँ अलवर के जो विकास होने चाहिए थे, मैं मान के चलता हूँ जो जिस पैमाने पर होने चाहिए थे उतने नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली और सुधार करने की ज़रूरत है। तो जनता जनार्दन अच्छे नेताओं को चुनेगी तो डेफिनेटली होगा, विकास होगा। चलिए, अगर ये मान लिया जाए कि आने वाले चुनावों में आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं और आपको टिकट मिलता है, आप जीत कर आते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अलवर शहर का किस तरीके से विकास करेंगे और जो कमियां अभी आपको नज़र आ रही हैं उसे आप कैसे दूर करेंगे समस्याओं को? देखिए, मेरा विज़न बहुत अलग है इस मामले में, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं और स्वयं भी किसान हूं, अभी भी खेती करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम में अगर हमारे सिस्टम को, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने वाले लोग थे वो किसान लोग थे। नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। तो अभी आपका देखा आपने, किसान आंदोलन भी हुआ। आखिर ऐसी ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं, ऐसे आंदोलन क्यों होते हैं? अगर सरकार में बैठे लोग इन चीज़ों को पहले ही जस्टिफाई कर दें, पहले उन पर ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आंदोलन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हम गुलाम भारत में नहीं हैं, आज़ाद भारत में हैं, और आज़ाद भारत में जनता चुन के भेजती है नेता। अब वो नेता वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बातें करेगा या मंत्री पद की लालच के लिए सिर्फ बड़े नेताओं की चापलूसी करता रहेगा, तो काम हो ही नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि जो वास्तव में गांव में काम होने चाहिए वो होने चाहिए, क्योंकि एक गांव ही आज शहर बना हुआ है, ठीक है। तो अब जितने छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, अगर उन पे डेवलपमेंट का काम होगा, अगर उनको हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे गाँवों को, तो डेफिनेटली गाँव के लोग और गाँव के बच्चे का विकास होगा, और गाँव का बच्चा ही देश का भविष्य है। तो अगर उनका काम होगा, गांव का विकास होगा, गांव के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मुख्य धारा से शहरों से जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा बूम आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, और इस देश को आगे ले जाने के काम करेंगे सभी साथी। अगर ऐसे में, जैसे कि जो अभी आपने विज़न बताया कि जनता की सेवा के लिए है, ऐसे में अगर आपके विज़न का पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों की बात करते हैं, तो ऐसे में फिर आपका स्टेप क्या होगा अगर आप किसी पार्टी में रहते हैं उस वक्त? देखिए, मैं पहले पार्टी में रह चुका हूँ, 2016 तक भाजपा में रहा, उसके बाद बसपा में रहा, बसपा के बाद अभी हम अपने हिसाब से सेवाएं कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं जब भाजपा में था तब भी अपनी जनता के हित के मुद्दे उठाता था। शायद हो सकता है इसी वजह से मेरा झगड़ा हुआ हो या उनसे मेरा मन मुटाव हुआ हो। बसपा में रहा तो भी जनता के मुद्दे उठाए, जनता ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया। अदरवाइज़ बसपा का अलवर ज़िले में इतना बड़ा वर्चस्व नहीं था, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छा रहा होगा, या लोगों के लिए मैंने जो सेवा की है, मेरे मुद्दे अच्छे रहे होंगे, जनता मुझसे जुड़ी, जनता ने मुझे प्यार दिया और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो डेफिनेटली आप देखोगे 1952 से जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं आज तक, तब से लेकर आज तक मुद्दों की जो बात की है, ऐसा नहीं है जनता ने कभी उनको बुलाया, मुद्दों पे हमेशा रखी गई है। अगर मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो ऐसा भी हुआ है कि सामान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी बलरामपुर सीट से अपनी जमानत तक जब्त करा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं। जब आम आदमी पार्टी बनी तो आपने देखा कि लोगों ने उन्होंने जो मुद्दे उठाए, अच्छा लगा तो सरकार दे दी, ठीक है। कांग्रेस ने यहाँ मुद्दे उठाए तो कांग्रेस को यहाँ सरकार दे दी। तो जहाँ जहाँ मुद्दे उठेंगे और जनता को पसंद आएगा तो डेफिनेटली लड़ाई तो मुद्दों की रहेगी। लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही होगा कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पार्टी के लिए काम करती है, अपने बड़े नेताओं के लिए काम करने लग गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कांग्रेस कहती है कि हमने 4 दलित मंत्री बना दिए। सिर्फ दलित मंत्री बना देने से काम उनका ख़त्म नहीं होगा। जो कहीं ना कहीं राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो उन मंत्री चाहे 10 बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली हमें मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी और जो मुद्दे सामने हैं उनका निराकरण करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। राजस्थान में अभी जैसे अपने नहर परियोजना चल रही है, अब आप देखिए ERCP पे प्रधानमंत्री जी और भाजपा कुछ कहती है, गहलोत जी और कांग्रेस कुछ कहते हैं, जबकि मुझे लगता है कि देश और अगर स्टेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं बैठ के इस पे मंच पे और दोनों को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, और जो भी जितने के हिस्से में आता है वो लगाए, अपना काम करे। लेकिन उसको भी राजनीतिक मंच दे के, राजनीतिक हवा दे के, पानी पे राजनीति हो रही है और जनता यहाँ पे चाय पिसाए। अब जैसे अभी अलवर की मैं बात करूँ तो
गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 2049 में अलवर की धरती का पानी मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर नहर नहीं आती है या पानी का हमने कुछ नहीं किया तो 249 या उससे पहले जब भी यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी होगी तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? तो वहाँ पे वो ठेकेदारी जो महाराष्ट्र में चलती है ना, ठेकेदारी प्रथा, आपके वो टैंकर्स का घोटाला, वो सब यहाँ भी होंगे। तो नेताओं को पहले कमाने का जरिया चाहिए। जनता के मुद्दों से मुझे लगता है उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो अब तक नहर यहाँ पे आ चुकी होती। भैरव सिंह शेखावत जी के समय से वो नहर परियोजना चालू है, वो कागजों में चल रही है, आज तक अलवर नहीं पहुँच पाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं वो कहाँ अटके हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2010 में 6 विधायक इस पार्टी से टिकट मिलता है, जीत कर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इतिहास फिर से खुद को दोहराता है, 6 लोगों को टिकट मिलता है, एमएलए बनते हैं, फिर से कांग्रेस में जाके शामिल हो जाते हैं गहलोत सरकार में। ऐसा मैं आपकी नज़रिए से जानना चाहूँगी, क्योंकि बसपा को आप मुझसे ज़्यादा करीब से जैसे जानते हैं, आखिर क्या वजह मानते हैं कि एकदम से बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश से नाम ख़त्म हो गया? देखिए, ऐसा नहीं है प्रदेश से नाम खत्म हो गया, नाम खत्म नहीं हुआ है। बसपा पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है और आज भी चालू है। नेता तो पार्टी बदलते रहते हैं, चेहरा नहीं बचा कोई। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि एक जो है लोकल जो चेहरा है वो नहीं रहा। लेकिन कोई नहीं, बसपा जैसा कि बसपा कहती है कि वो तो नेताओं को पैदा करने की फैक्ट्री है। पहले ऐसा नहीं कि राजस्थान में हमारे कार्यकाल में ऐसा दल बदल हुआ, इससे पहले भी बसपा में या भाजपा कांग्रेस में भी कहें, जिसकी भी सत्ता आती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर एमएलए कम पड़ते हैं तो वो दूसरी पार्टियों से कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त तो ये था कि बाहर से मायावती समर्थन दे ही रही थी कांग्रेस सरकार को, तो फिर जब बाहर से समर्थन मिल ही रहा था तो विधायकों को गहलोत जी का दामन थामने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? नहीं, पॉलिटिक्स में क्या है, बहुत प्रेशर रहता है। जब कोई दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा या तो विकास कार्य में ज़्यादा फंड मिल जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ, हाँ, लालच भी, वो लालच तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो पार्टी दल बदल होती हैं, लोग दल बदल हो जाते हैं। तो बात करें अगर दल बदल की तो देखो, कांग्रेस से टूट के भाजपा में लोग जाते हैं, और उस समय जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा से टूट के लोग कांग्रेस में जाते थे। काशीराम जी के समय 1984 में जब बसपा बनी, उसके बाद जब सरकार में कभी 18 एमएलए कभी 25 एमएलए से जब जीते, वो भी दूसरी पार्टी में भाग जाते थे, ऐसा नहीं है। तो होता है, 2003 में जब 6 एमएलए आए थे तो वो भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2018 ये जो 13 का कार्यकाल गया 18 का, उसमें भी जब 6 एमएलए आए तो वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो हो सकता है कि नेताओं की कुछ मजबूरी रही हो, कुछ लालच रहा हो, तो वो जाने कि कैसे क्या हुआ उनके बीच में। बट ये है कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और आई थिंक आज भी चल रही है, ठीक है। वो हो सकता है कि रफ्तार थोड़ी कम हो गई कि भाई बड़े थोड़ा जब चले जाते हैं नेता तो एक कार्यकर्ता का मन टूटता है, लेकिन बसपा का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत भूखा प्यासा रह के भी काम करता है। मायावती उस वक्त खासा नाराज़ नजर आई थी कि टिकट हम देते हैं और जीतने के बाद जो है गहलोत जी कुछ ऐसा जादू चलाते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी में खींच लेते हैं। खैर, अभी जैसे कि 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त गहलोत सरकार का हो चुका है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब तक के कांग्रेस के आप इस सफ़र को राजस्थान में किस तरीके से देखते हैं, और आपको लगता है कि जनता गहलोत सरकार के काम से खुश है और एक बार 25 साल पुराना जो ट्रेंड है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये टूटेगा इस बार? देखिए, अगर जनता के हित के मुद्दे अच्छे से उठाए जाएंगे, जनता के मुद्दों के लिए बात की जाएगी, जनता के हितों की बात की जाएगी, गरीब मजदूर निर्धन की बात की जाएगी, और जो यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ग है दलित वर्ग राजस्थान में, उसके लिए अगर बात की जाएगी, उसके अत्याचारों में कमी होगी, उनकी एफआईआरों पे सीरियसली काम होगा, और गहलोत साहब और पायलट साहब अगर एक साथ एक मंच पे सच्चे मन से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली कहीं सुधार हो सकता है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि उतनी एंटी इनकम्पेंसी नहीं है कि पहले जितना होता था कि बस अब तो फाइनली कि आना ही बदल दिया। अभी क्या, जनता भी देखो, जो यूथ है वो पढ़ लिख के पॉलिटिक्स में आया है और अच्छे मुद्दे उठाता है, अच्छे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ा सा सुधार है जनता में, जो पहले आंख बंद करके वोट देती थी। एक दौर था कि नेताजी ने ऐसी में से हाथ मिला दिया तो पूरा गांव उसके पीछे हो जाता था। फिर एक दौर आया कि गांव के सरपंच को पकड़ लिया तो सरपंच साहब के पीछे हो लिए थे। फिर एक दौर आया कि बाबा मेरे सर पे हाथ रख दो तो बाबा के पीछे पीछे लोग चले जाते थे। अभी वो दौर ऐसा नहीं है, अब घर में पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हो सकता है कि पिता कहीं और वोट कर रहा हो तो बेटा कहीं और वोट करेगा, बिकॉज अब मुद्दों की बात हो गई है, अपने हितों की बात हो गई है, तो और होना भी यही चाहिए। अगर राजनीति में सुधार चाहिए, देश हित की में बात करेंगे तो डेफिनेटली ही अच्छे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा।
तो अगर वो अच्छी बात करेंगे तो कांग्रेस आएगी, और अच्छी बात करेंगे तो भाजपा आएगी, बसपा अच्छी बात करेगी तो बसपा आएगी। फिर भी भाजपा की क्या स्थिति भी आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए स्थिति, एक तो टिकट बंटवारा, दूसरा समीकरण, तीसरा जनता के मुद्दे, ये तीन चीज़ें राजनीति में बहुत मायने रखती हैं। अब उनके लिए क्योंकि दोनों पार्टियों ने ये साफ कर दिया है कि चेहरा उनका कोई भी नहीं है। कांग्रेस ने भी बोला है कि सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पे ये इलेक्शन नहीं होगा, और भाजपा तो हमेशा पीएम मोदी के चेहरे पे ही ये इलेक्शन करेगी। देखिए एक तो बड़ा अजीब सिस्टम है चेहरे वाला। जब सरकार खुद ये कहती है कि 60 साल में व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए, बिकॉज 60 साल बाद तो सरकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती या वो कैपेबल नहीं होता है काम करने के लिए, तो देश के नेता कैसे कैपेबल हो सकते हैं कि कोई 84 है, कोई 80 70 सब प्लस 90 के और हैं। तो ऐसा क्यों है? राजनीति में वो जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा, और दूसरों को मौका नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो अच्छा व्यक्ति भी हो लेकिन काम ही नहीं कर पा रहा है। तो चेहरे तो वैसे ही नहीं है राजनीति में, ये तो सब जो चल रहा है बस ऐसे ही चल रहा है कि यार ठीक है, छोटे नेता इसलिए डरे होते हैं कि बड़ा नेता हमारा टिकट ना काट दे या कटवा ना दे, इसलिए वो बेचारे उनके पीछे पीछे भेड़ चाल लगे हुए हैं। अगर डेफिनेटली काम किया जाए, और ये जो चेहरे हैं, मानते हैं कि आज देखिए मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं भाजपा में, उनका एक बहुत बड़ा कैडर है, कद है। ऐसे ही भाई अपनी अपनी पार्टियों का सिस्टम है, इधर मायावती जी हैं बसपा की, इधर हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस से, अपनी अपनी पार्टियों का सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली लोकल लीडरशिप पैदा करनी चाहिए। आप देश के लिए प्रधानमंत्री, किसी स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ठीक है? सब स्टेटों को मिला के आपको सबका भला करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो नहीं यार हम तो कम फंड देंगे बिकॉज कांग्रेस सरकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार है लेकिन जनता तो कांग्रेस की नहीं है ना, जनता तो भारत की है, तो भारत के लोगों के लिए आप काम करने के लिए प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा चेहरा, अब वो प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा लाना चाहते हैं तो उनको लगता होगा कि राजस्थान में कोई अच्छा लीडर नहीं है, और अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ सकते हैं तो इसका मतलब वो ये सोचते हैं कि राजस्थान में अच्छे चेहरे नहीं है, इसलिए वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ाना चाह रहे होंगे। और मैं जनता, आपके मन से माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूँ, अगर अच्छे नेता है ही नहीं तो भाई अपना खुद के नेता चुन लो, आप इंतजार ही मत करो किसी पार्टी का। अगर पार्टी भक्ति खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली सुधार आ जाएगा अपना आप ही, क्योंकि जो व्यक्ति निर्दलीय जीत के जाएगा, बिना पार्टी के जीत के जाएगा, तो पार्टी के लिए नहीं आपके लिए काम करेगा, बिकॉज उसको अगली बार फिर लड़ना है चुनाव, तो डेफिनेटली सुधार होगा। तो चेहरों की राजनीति में विश्वास नहीं करता। ये आप एक यूथ लीडर भी हैं, रोज़ कई यूथ से मिलते होंगे। पेपर लीक मामले ने बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ा था, और चुनाव से पहले एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, खासतौर से बीजेपी गहलोत सरकार को निशाने पर लेती है। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पेपर लीक के मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही है, तो युवाओं में खासा आक्रोश है, उसको कैसे मनाएंगे और कैसे साथ देगा युवाओं का? देखिए ये जो आपने मुद्दा बताया है वास्तव में बहुत शानदार मुद्दा है, और इस मुद्दे को अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब परिवार का, किसान परिवार का, मध्यम परिवार के बच्चों का होता है। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति बिजनेसमैन है वो डेफिनेटली 90% बच्चे उसके बिजनेसमैन ही बनेंगे, मतलब लगभग उसी बिजनेस में जाते हैं। पॉलिटिशियन का कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरता होगा सरकारी नौकरी का, आपने देखा होगा, भरेंगे तो सीधा IAS RS का भरते हैं, उससे नीचे तो कोई सर्विस का मतलब ही नहीं होता RPSC का। अब RPSC की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह के पेपर लीक हुए ऐसे ही हर स्टेट में लीक हो रहे हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, नहीं दिल्ली तो नहीं, अदर स्टेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। राजस्थान में लगातार 10 या 12 पेपर लीक हुए लगातार, MP में हुआ। तो ये विषय ऐसे हैं जिससे डेफिनेटली सारे देश के बच्चों का भविष्य जो है ना खतरे में है। अगर इस पे काम नहीं किया जाएगा, इस पे ढंग से जो है कानून नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चों की शिक्षा का नुकसान तो हो ही रहा है, उनका भविष्य का जो नुकसान हो रहा है। प्लस अब जैसे अभी जो पेपर हुए लास्ट में, ओवरेज हो गए बच्चे, उनकी इंतज़ार करते गए तो वैकेंसी नहीं निकलती हैं तो ये घोटाले हो जाते हैं। तो जो उसके पीछे है मास्टरमाइंड, उनको पकड़ना चाहिए, उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, उस पर सख्त कानून बनने चाहिए। जब तक नहीं करेंगे, किस तरीके के आप एक यूथ लीडर के तौर पे आपसे जानना चाहूँगी, आप युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए किस तरीके के कड़े कानून की मांग करते हैं? देखिए कठोर कानून तो बनने चाहिए। जैसे मैंने देखा कि सचिन पायलट जी ने एक अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के मुद्दे बहुत अच्छे थे। अब चूँकि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ हो गया है सिस्टम, तो ठीक है, उनका बन गया मामला, लेकिन वो मुद्दे उठने चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना बच्चों का नुकसान हुआ है उनको पे होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं हो। सरकार हमेशा कमाने के लिए लगी रहती है। आप सोचिए अब तक क्या होता था
कि एक फॉर्म वैकेंसी निकलती थी और करोड़ों लोगों से फॉर्म भरवाते थे, उनमें से सिलेक्टेड बंदों को नौकरी मिलती थी। ठीक है, अब कितना पैसा सरकार के पास गया पूछो मत। नुकसान किसका हुआ? एटलीस्ट गरीब परिवारों का, निर्धन परिवारों का, किसान परिवारों का। तो उसका पे कौन करेगा? आपने हमसे पैसे भी ले लिए, आपने उस पर जो है वैकेंसी भी नहीं दी। ठीक है, आपने रिजेक्ट करके दोबारा आ जाओ, दोबारा फॉर्म भरो, कितनी बार भरवाओगे हमसे भाई? एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमेटिक। कैसे कि आपने एक पोर्टल बनाया, उसमें एक बेरोज़गार ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपने एक बार कोई फ़ीस पे करवा ली जो भी आप रखना चाहते हैं, उसके बाद कभी भी उसको जो है पे नहीं करना पड़ेगा, और सीधा सीधा उसको जाके उस पोर्टल पे वहीं से उसकी डिटेल उठाए, उसको सीधा कॉल लेटर भेजे कि फ़ला वैकेंसी आप इसमें ट्राई करो, जो भी अकॉर्डिंग टू उसकी एजुकेशन करना चाहिए। तो बार बार बच्चे फॉर्म भरने से बचेंगे, पेपर जो है, जो पेड़ नष्ट हो रहे हैं पेपरों के, से पेड़ बचेंगे, एनवायरनमेंट बचेगा। तो एक अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करें तो सब कुछ हो सकता है, अगर नेता चाहें तो। लेकिन हो सकता है वो जेब भरने के लिए जो है भ्रष्टाचार, अगर पेपर नहीं करेंगे, इस तरह की नहीं करेंगे एक्टिविटीज़, तो हो सकता है उनकी जेब नहीं भरे। तो वो सुधार ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जनता के हितों की बात करते करते, उनके मुद्दे उठाते उठाते मैं आपसे पूछूंगी, बड़े पर्दे की तरफ जाना कैसे हो गया? देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, मैं कई और मंचों पे भी गया। मैं ये बताता हूँ आपको, आजकल सारे जो नेता हैं वो कैमरा प्रेमी हैं, है ना? वहाँ भी वो ड्रामे ही करते हैं। बस हमें इतना सा होता है कि यहाँ थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करनी होती है, वो अननेचुरल करके भी अपना काम चला लेते हैं। तो देखिए, वो एक अलग दौर है। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ हम लोग जो बात करते हैं लोकनीति की, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं। और वहाँ जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे एक्टिंग के माध्यम से लोगों को मैसेज जाए जो हम देना चाहते हैं। जैसे मेरी पहली जो मूवी आई थी, बेटी एंजल ऑन अर्थ, मैक्स प्लेयर पे है, तो उसमें भी यही मैसेज है। पूरा सोशल सिस्टम हमने बनाया है कि कैसे भ्रूण में बेटी को मार दिया जाता है, और फिर अगर बेटी होंगी नहीं तो फिर शादी ब्याह, बाप मम्मी क्या मायने रखे इन चीज़ों का, तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? तो हमने वो बहुत अच्छा उसमें मुद्दा उठाया। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि सोशल मैसेज है कि वो बेटी कैसे बड़ी होके, जब उसको बाप उसको भून में मारना चाहता है, वो कैसे बचती है ना? उसकी माँ उसके लिए कैसे स्टैंड लेती है, उसके बाद वो बड़ी होती है, फिर वही बच्ची अपने पिता का किस तरह सपोर्ट करती है। एक बहुत अच्छा सा एक लेंथ है, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा। तो मैं अपनी एक्टिंग के माध्यम से भी मैसेज देता हूँ लोगों की, किसी भी तरीके से हम लोग एक मैसेज देने में कामयाब रहें और लोगों का जो फालतू का जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है वो रुके, और डेफिनेटली मुद्दों पे काम करें, मुद्दों पे लगे हो। मतलब वहाँ भी जनता के ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगी कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स आपके फ्लोर पर हैं एज एन एक्टिंग करियर में आपके, उसके बारे में हमारे दर्शकों को खुद से कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। अभी हमारा एक मुहूर्त हो गया मूवी का, झज्जर टू गोवा, जो फुल ऑन कॉमेडी मूवी है, और कहानी वनी बता सकता, सॉरी। तो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन डेफिनेटली जब आप उस मूवी को देखोगे तो आप खुद से जुड़ाव महसूस करोगे। उस मूवी का थीम बहुत प्यारा है, बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन उसमें हैं, और आपको एक बहुत अच्छा रोल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी थीम देखने को मिलेगी, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। हम लोग एक काम कर रहे हैं बायोग्राफी पर, मान्यवरदास साहब करके हमारा एक नाम है, उसमें हम साहब काशीराम जी के ऊपर हम बायोग्राफी बनाना चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, जल्दी हम लोग उसको फ्लोर पे लेके आएंगे। उस पर भी हमारा लगातार काम चल रहा है। एक वेब सीरीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ जो हॉरर प्लस कॉमेडी है, तो 3 एपिसोड उसके शूट हो गए हैं, जल्दी वो भी आपको देखने को मिलेगा, और एक बहुत अच्छा मनोरंजन मसाला सब आपको देखने को मिलेगा, तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। चुनाव से पहले हमारे एयरटेल चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ RTL चैनल को और आप सभी संयोजक मंडल को। देखिए, जनता जनार्दन से मेरा ये निवेदन है कि सीरियसली पार्टी भक्ति में मत खोइए। आपके वोटों का बहुत गलत इस्तेमाल होता है, आपके नाम को, आपके वोट को बहुत मिसयूज होता है। आप सीरियसली अच्छे नेताओं को चुनें, सच्चे नेताओं को चुनें, और ऐसे नेताओं को चुनें जो आपसे जुड़े हुए हों, आपके क्षेत्र के लिए काम कर रहे हों, आपके मुद्दों के लिए काम कर रहे हों। अगर आप ऐसे नेताओं को चुन के पार्टी में भेजोगे तो वो आपकी तो बात नहीं करने वाले, वो पार्टी की ही बात करेंगे, जिस भी पार्टी से जाएं। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप
अच्छे और सच्चे नेता चुने और डेफिनेटली उससे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। सोशल वर्क की तरफ आना आपका कैसे हुआ और किस तरीके से आपका जो एनजीओ है वो समाज की सेवा में लगातार लगा हुआ है? देखिए, सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को देख के नहीं करते हैं, वो अंदर से एक भावना आती है। हम लोग जब भी मुझे पता नहीं मुझे ही ये क्यों दिखता है कि मुझे कोई निर्धन व्यक्ति दिखता है या पीड़ित व्यक्ति दिखता है तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि यार इसको जो है आप इसकी मदद करें। तो हम लोग 2015 से पहले भी सोशल वर्क अपने अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन 2015 में हमने एक नाम दिया उड़ान करके, उड़ान संस्थान। तो उड़ान के माध्यम से अब हम लोगों की सेवाएं करते हैं, मेडिकल, ह्यूमन राइट्स, नेचर, एजुकेशन। अभी भी हमारी बहुत सारी जगह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगती हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसमें आके। मेडिकल के मामले में हम पूरे अलवर ज़िले में नंबर 1 है, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का चेकअप कराते हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप। प्लस अगर आँखों की बात करूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों की आँखों का ऑपरेशन कराते हैं, मोतियाबिंद एंड ऑल। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं किसी भी गांव में जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ लोग मिलेंगे जिससे हमारी उड़ान एनजीओ के थ्रू उनको मदद मिली है। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि सोशल वर्क के थ्रू लोगों का मदद करें, वो अंदर से भावनाएं रहती हैं तो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया जैसे पहले मेरे सामने कि आपने जो है इतने सारे फील्ड्स में एक साथ काम करना क्यों शुरू किया उड़ान के माध्यम से। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब तक क्या होता था कि एनजीओज़ में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे लोग एनजीओ रजिस्टर्ड करते थे कि ठीक है मैं तो एजुकेशन में काम करूँगा या मेडिकल में काम करूँगा। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, लेकिन आपके सामने कोई व्यक्ति अगर भूखा आ गया तो आप उसे क्या कहोगे, भैया किताब ले जा, आपके मेरे पास खिलाने के लिए रोटी नहीं है। तो भैया जिसको रोटी की नीड है वो रोटी खाएगा, वो बुक्स तो से उसका क्या होगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में थे और कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा रहा ऐसी चीज़ों से। तो मैंने वो डिज़ाइन किया कि हम लोग सारे सब्जेक्ट पे काम करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोगों की मदद करेंगे। और हमारी उड़ान, मैं बता देना चाहता हूँ, ना हम चंदा लेते हैं, ना हमारा कोई बैंक अकाउंट है और ना ही हम गवर्नमेंट फंडिंग लेते हैं। तो जब तक चल रहा है लोगों की सेवाएं हम करते रहेंगे। सो उड़ान के माध्यम से लोगों का काम चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ हरीश कुंद्रा जी, जो चाहे बड़े पर्दे पर रहें या राजनीति के मैदान में हो, करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा और उठाना चाहते हैं समाज से जुड़े मुद्दे। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।